हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। हाँ, आज हमारा ये जो मॉल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो चल रहा है उसका छठवां लेक्चर है ना। और पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो आपको समझ में आया ही होगा। आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में कुछ पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ये देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन किया था, और इस क्वेश्चन करने के बाद में हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस लॉ, और आइडियल गैस लॉ के बारे में फिर जो वेरिएबल्स थे उन वेरिएबल्स को एक एक करके हमने समझने की कोशिश की थी। प्रेशर के बारे में बात की थी, वॉल्यूम के बारे में बात की थी, टेम्परेचर के बारे में बात की थी, और गैस लॉ के बारे में बात की थी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वॉल्यूम, है ना, ये सब लास्ट लेक्चर में किया था। टेम्परेचर, आर की वैल्यू। आज हमारा है जो सिक्स लेक्चर है, इस पे हम पहले तो एक क्वेश्चन, पहले सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ कंडीशंस हैं वो कंडीशंस डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हाँ, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, इन 10 लीटर वेसल 2 मोल ऑफ हीलियम गैस, 2 मोल ऑफ helium gas present at 27 degree centigrade, then find pressure exerted by gas, then find pressure exerted by gas। तो देखो, जैसे कि लास्ट स्लाइड पे हमने बात की थी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको बता देता हूँ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। एन आर टी है तो आर तो कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी वी अपॉन एन टी। ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और ये आइडियल गैस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए। जब तक क्वेश्चन में कोई भी गैस के बारे में मेंशन नहीं करे तब तक हम उसको आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। यदि देखो बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ, गैस दो प्रकार की हम पढ़ेंगे, एक आइडियल गैस और रियल गैस। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे तब तक हम आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में आइडियल मेंशन कर देगा तो हम आइडियल कंसीडर करेंगे, और रियल गैस मेंशन कर देगा तो हम रियल गैस कंसीडर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास में आइडियल गैस की इक्वेशन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 10 लीटर का वेसल है, वॉल्यूम है हमारे पास में 10 लीटर, उसके बाद में मोल है हमारे पास में 2, उसके बाद में हीलियम गैस है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। टी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 273 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। हमेशा ध्यान रखना, इस इक्वेशन में या कैलकुलेशन में जब भी हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, जब भी किसी कैलकुलेशन में हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो वो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज़ करेंगे। और केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है, यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, इसमें 273 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 300 केल्विन। अब देखो बेटा, ये तीन वैल्यू हमें दी हुई है, प्रेशर हमसे कैलकुलेट करवाया है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हम लगा देते हैं, एन आर टी। प्रेशर हमसे पूछा हुआ है, ये लो। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 10 लीटर, 10 लीटर। एन हमें दिया हुआ है 2। आर का वैल्यू देखो, मैंने आर का वैल्यू की जब टेबल बनवाई थी तब उसमें लिखा था बेटा कि प्रेशर यदि एटीएम में है, वॉल्यूम हमारे पास में लीटर में होगा, तो हम आर का वैल्यू यूज करेंगे 0.0821, है ना। 0.0821 या 1/12, 1/12 यूज नहीं करना है, वो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए लिया हुआ डाटा है। अब यहाँ देखो, प्रेशर एटीएम में आएगा कब, जब हम वॉल्यूम लीटर में यूज करेंगे। तो जब प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर में यूज कर रहे हैं तो आर का वैल्यू कितना होगा, 0.0821, और टी है हमारे पास में 300 केल्विन। तो यहाँ जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो पी आ जाएगा हमारे पास में, ये हो गया 0.0821 इंटू 600/10। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.821 इंटू 6। सिंप्लीफाई करो इसको, 6 12 है, 40, ये हो गया 6 12 है, 1 8 6 48 49। तो 4.926 एटीएम, 4.926
0.926 ATM। तो हम इस प्रकार से आइडियल गैस का इक्वेशन लगा करके किसी भी वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रेशर हमसे पूछा हुआ है तो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम हमसे पूछा हुआ है तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही टेम्परेचर हमसे पूछा हुआ है तो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में यदि आर का वैल्यू मैं 1/12 कंसिडर करता, कितना 1/12 कंसिडर करता, तो ये क्या हो जाता, इसको देखो P इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/12 और इंटू 300, तो ये देखो 6 और ये कितना हो गया 50, तो P का वैल्यू आ गया 50/10, तो P आ गया हमारे पास में 5 ATM। ये वैल्यू छोटी थी इसलिए डिफरेंस इतना आया, देखो 4.9 इधर 5, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब तक मेंशन ना करें तब तक हम 1/12 कंसिडर नहीं करेंगे। एटीएम में प्रेशर दिया हुआ हो और वॉल्यूम लीटर में होगा तो हम वैल्यू यूज करेंगे 0.0821। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे चले, तो आगे देखो, अब हम बात करते हैं आगे कुछ कंडीशंस की। कंडीशन दी हुई है हमें एसटीपी और एनटीपी की। एसटीपी और एनटीपी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं पहले। तो देखो बेटा, एसटीपी का मतलब है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे ही एनटीपी की बात करें तो एनटीपी है हमारे पास में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये दोनों सेम ही बात है, ये दोनों सेम ही है। क्वेश्चन में यदि हमारे पास में एसटीपी लिखा हुआ है एनटीपी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है, एसटीपी लिखा हुआ हो चाहे एनटीपी लिखा हुआ हो। समझ में आई बात। अब इसकी दो कंडीशन है बेटा, एक पुरानी कंडीशन है एक नई कंडीशन। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। ओल्ड वाली कंडीशन में, ओल्ड कंडीशन एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है, ओल्ड में एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है। तो देखो ओल्ड में एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास में 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, और प्रेशर है हमारे पास में 1 एटीएम। प्रेशर कितना है 1 एटीएम। तो यदि हमें एसटीपी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल गया, इसका मतलब है उसने इनडायरेक्टली हमें टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बता दिया। इनडायरेक्टली किसके बारे में बता दिया, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। तो ओल्ड कंडीशन यदि है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर कितना है 1 एटीएम है। ठीक है बेटा। अब देखो इस ओल्ड कंडीशन का क्या फायदा है, क्या यूज है, क्या हम बात करने वाले हैं। देखो यदि मेरे पास में गैस का 1 मोल हो जाए, 1 मोल गैस हो जाए, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी से, PV इज इक्वल टू एनआरटी से, P है मेरे पास में 1 एटीएम, वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, N हमने 1 मान लिया, और ये जब एटीएम में लिया है तो R का वैल्यू कितना लेंगे 0.0821, और T है हमारे पास में 273। ठीक है बेटा। तो यदि हमने मोल गैस का मोल 1 माना है तो वॉल्यूम जो आएगा वो भी 1 मोल का ही आएगा, वॉल्यूम जो आएगा वो भी किसका आएगा 1 मोल का ही आएगा। तो हमारे पास में ये जो वॉल्यूम आएगा वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम आएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 22.4 लीटर। कितना आएगा बेटा 22.4 लीटर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हमें एसटीपी और एनटीपी कंडीशन दिया हुआ है तो ओल्ड कंडीशन के अनुसार 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हमें ओल्ड एसटीपी या एनटीपी कंडीशन दिया हुआ है तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब न्यू वाली कंडीशन की बात करें, हम न्यू कंडीशन की बात करें तो न्यू में क्या है, देखो न्यू एसटीपी एनटीपी की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर तो है हमारे पास में वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, लेकिन जो प्रेशर है वो प्रेशर है हमारे पास में 1 बार। प्रेशर कितना है 1 बार है, और बार और एटीएम का रिलेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको याद करवाया था बेटा। 1 बार बराबर होता है 0.987 एटीएम, 0.987 एटीएम। ठीक है, ये हमने बात करी थी। तो 1 बार को लिख सकते हैं 0.987 एटीएम। ठीक है 0.987 एटीएम। तो इसके लिए भी वही सेम बात, यदि मैं गैस के मोल 1 कंसीडर कर लूँ, गैस का मोल कितना मान लूँ 1 मान लूँ, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी से, प्रेशर तो हमें दिया हुआ कितना 1 बार यानी 0.987, वॉल्यूम हमें पता नहीं है,
एन हमने 1 मान लिया, और जब ये एटीएम में लिया है तो ये कितना लेंगे 0.0821, और ये हमारे पास में 273 केल्विन है। ठीक है, ये हमने इसको यूज कर लिया है। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा बेटा, तो यहाँ से वॉल्यूम आएगा मेरे पास में 22.7 लीटर। जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो वी की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से मेरे पास में वॉल्यूम आएगा, वो आएगा 22.7 लीटर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि नई वाली एसटीपी एनटीपी कंडीशन हमें दी हुई है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा 22.7 लीटर। तो यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हैं अपन कि जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे, वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज होगी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा, वैसे वैसे 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। जैसे एसटीपी की ओल्ड कंडीशन की बात करें तो 22.4 लीटर था, नई वाली कंडीशन की बात करें तो कितना है 22.7 लीटर है। ऐसे ही यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर देंगे तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। पुराने वाली में हमें प्रेशर 1 एटीएम दिया हुआ है, और नए वाली में प्रेशर जो है वो कितना है 1 बार है। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं, एक कंडीशन और है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो कोई नहीं, ये एक पेज खाली कर लेते हैं फिर उसके बारे में। अब देखो, अभी हमने एक पेज खाली कर लिया है, इस पेज पे थोड़ा सा और सीख लेते हैं अपन। अब ये जो एनटीपी और एसटीपी की कंडीशन जो हमने बात करी थी, इस पेज पे हमने इसको साफ कर लिया। अब एनटीपी और एसटीपी हमारा हो गया। एक नई कंडीशन आती है हमारे पास में एसएटीपी। नई कंडीशन क्या आती है? एसएटीपी। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें दिया हुआ होगा, वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर दिया हुआ होगा हमें 1 एटीएम। तो वही यदि गैस का 1 मोल कंसिडर कर ले हम, 1 मोल, तो PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से, PV इज इक्वल्स टू एनआरटी से। P का वैल्यू 1 एटीएम है, V हमें पता नहीं है, N हमने 1 माना है, R 0.0821 है, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास में 298 केल्विन। तो यहाँ से V निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24.6 या 24.6 या 24.9, ये जब डिपेंड करेगा R की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन। R की वैल्यू हमने 0.081 लिया है, तो ये आ जाएगा 24.6। समझ गए बेटा? और अगर 1/12 लेंगे तो आ जाएगा 24.9। तो अब यहाँ से भी देखो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है 24.6, और ओल्ड एसटीपी पे कितना था 22.4, न्यू एसटीपी पे कितना था 22.7, है ना? तो जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी, वैसे वैसे 1 मोल गैस के वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ देखो बेटा, यदि मैं एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन की बात करूँ, है ना, एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन की बात करूँ, तो फॉर न्यूमेरिकल्स V मोलर हम यूज करेंगे 22.4। तो हमारे पास में मोल हो जाएगा गिवन वॉल्यूम, और वो भी किस में, लीटर में, अपॉन 22.4 लीटर। यदि हम एसटीपी एंड एनटीपी, एसटीपी और एनटीपी की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास में मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और आ गया। जितना भी वॉल्यूम हमें गिवन होगा, उसमें 22.4 लीटर का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
ठीक है। अगर हमें एसटीपी और एनटीपी कंडीशंस नहीं गिवन है तो हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा करके एक मोल गैस के वॉल्यूम, एक मोल गैस का पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फिर गिवन वॉल्यूम में उस वॉल्यूम का डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। या ऐसे भी हो सकता है हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा करके सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम सब गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है और मोल तो हमें 1 मोल कंसिडर करके गिवन वॉल्यूम में उस वॉल्यूम का 1 मोल के वॉल्यूम का डिवाइड करके मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हमारे पास में मोल के 3 फॉर्मूले हो गए बेटा, एन अपॉन एन ए, डब्ल्यू अपॉन एम और वी अपॉन 22.4। और v अपॉन 22.4 वाला केवल किस पे लागू है, एसटीपी और एनटीपी के लिए लागू है, और ओनली फॉर आइडियल गैस। किसके लिए लागू है, केवल आइडियल गैस के लिए लागू है और किसी के लिए लागू नहीं है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है बेटा। तो अब तक हमने मोल के 3 फॉर्मूले जनरेट किए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में, वेट की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन, ओल्ड एसटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटीएम, न्यू एसटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 बार, एसएटीपी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटीएम। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कंडीशंस। ठीक है, आगे चलते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है बेटा हमें, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 filled in 8.21 लीटर वेसल एट 2 atm एंड 300 केल्विन। अब जो डाटा गिवन है उस डाटा को लिख लो बेटा साइड में। तो यदि हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम है हमारे पास में 8.21 लीटर। इसके अलावा प्रेशर है हमारे पास में 2 atm। इसके अलावा टेम्परेचर है हमारे पास में 300 केल्विन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछा हुआ है। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ हो, कुछ भी पूछा हुआ हो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स। यदि मोल अगर हमें मिल जाएंगे तो हम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब गिवन हो तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो, प्रेशर हमें गिवन है 2 atm, वॉल्यूम हमें गिवन है 8.21, एन हमें पता नहीं है, एन तो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स तो एन, और आर हम देखो ये एटीएम में, ये लीटर में है तो 0.0821 और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 821 अपॉन ये 00 और ये हो गया 300। ठीक है, और ये है हमारे पास में 2 और ये है 8.21। अब इसका भी पॉइंट हटाएं हम, इसका भी पॉइंट हटाएं। अब इसका पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में 100। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, इससे ये कट गया तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 3। तो n का वैल्यू आ गया हमारे पास में 2/3। n का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। अब हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन na से मोल आए हमारे पास में किसके, CO2 के, CO2 के मोल आए हैं। तो ये नंबर भी किसके आएंगे, CO2 के, और हमसे मॉलिक्यूल किसका पूछा हुआ है क्वेश्चन में, CO2 का ही पूछा हुआ है। तो मोल है हमारे पास में 2/3 और n अपॉन na से n आ जाएगा हमारे पास में 2/3 na CO2। तो ये मॉलिक्यूल किसके आए हैं, CO2 के, और क्वेश्चन में हमसे किसके मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे, CO2 के ही पूछे गए थे बेटा। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ या ना? देखो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसका समाधान कर दिया जाएगा। और आपको पता ही है जितने भी लेक्चर हैं सारे रूबीडियम चैनल पे जाएंगे, तो आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं बेटा, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो कहीं नहीं मिलने वाला, ये एडवांस लेवल का कंटेंट है। अगर आप इसको रेगुलरली कंटिन्यूसली फॉलो करोगे, साथ में प्रैक्टिस भी करोगे, प्रैक्टिस भी मैं करवाऊँगा एक बार ये चैप्टर्स कम्प्लीट हो जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है।
लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों से लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, है ना। आप देखो बेटा, सीधी सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप यदि सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाओगे तो मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो ये लेक्चर्स कहाँ से आएंगे बताओ, है ना। मैं मेरे बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। और ये बहुत ही प्यारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड मास ऑफ हीलियम गैस एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है STP इन 22 400 ml वेसल। अब देखो बेटा, इसको लिखो, हमें गिवन क्या है, प्रेशर गिवन है 1 atm, टेम्परेचर गिवन है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 atm केल्विन, सॉरी केल्विन, और इसको बोला हुआ है STP। इसको क्या बोला हुआ है, STP मेंशन है। अगर ये मेंशन नहीं करता तो फिर भी समझ में आता अपने को, ये मेंशन नहीं करता ना तो फिर समझ में आता कि अपने को कैलकुलेशन करनी है। अब ये मेंशन कर दिया तो कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 22,400 ml। अब देखो, इसको ml को मैं लीटर में बदलूंगा तो ये 22.4 लीटर हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो बेटा, अभी हमने STP और NTP कंडीशंस पढ़ी थी, और हमने ओल्ड कंडीशन में देखा था, और ओल्ड कंडीशन ही न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होती है ना। और उसमें देखा था हमने कि हमारे पास में यदि प्रेशर 1 atm हो, वॉल्यूम हमारा अगर 22.4 लीटर हो, और टेम्परेचर 273 केल्विन हो, तो गैस का मोल कितना होता है, n होता है। तो ये STP है, ये 22.4 लीटर है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 मोल। और हीलियम का अगर 1 मोल हमें पता चल गया तो n बराबर क्या होता है, W/m। तो W बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू एम। तो ये 1 है और हीलियम का कितना होता है, 4, तो हीलियम का मास कितना आ गया, 4 ग्राम। हमसे क्या पूछा हुआ है, मास ऑफ हीलियम, तो ये 4 ग्राम आ गया बेटा, सीधा ही बिना कैलकुलेशन के। और यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो वही PV इक्वल्स टू NRT लगाओ, PV इक्वल्स टू क्या लगाओ, NRT लगाओ। तो आपको यहाँ से इसके मोल मिलेंगे, और मोल मिल जाएंगे तो मोल से फिर वो W/m वाला फॉर्मूला लगा करके क्या निकाल लेंगे, मास की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो करते हैं। प्रेशर दिया हुआ है हमें 1 atm, वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, 22.4 लीटर। ये 1 atm, ये 22.4 लीटर दिया हुआ है, n हमें पता नहीं है, तो r कितना लेना है, 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 273 केल्विन, हाँ या ना। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 22.4 अपॉन 0.0821 इंटू 273, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 n। तो ये 1 मोल आ गया। तो ये 1 मोल किसका है, हीलियम का है। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल्स टू W/m से। तो n 1 है, W हमें पता नहीं है, मोलर मास 4 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4 ग्राम। तो इस प्रकार से देखो, अगर हमें ये पता है, सॉरी, यदि हमें ये पता है तो हमें पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है बेटा, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, हाँ या ना। आपकी जो भी समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक समस्या यह है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस कंटेंट का वो फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आगे चलें, देखो आगे आता है हमारे पास में एक नया टॉपिक। ये तो आइडियल गैस लॉ खत्म हो गया हमारा। अब एक नया टॉपिक आता है, और वो है मिक्सचर एनालिसिस। क्या है, मिक्सचर एनालिसिस। नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर, और मिक्सचर जो भी होगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिक्स होंगे, और मिक्स होंगे तो एनालिसिस का मतलब है उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना। तो कोई भी एक मिक्सचर यदि हमें गिवन है तो उसकी स्टडी के बारे में हमें पता करना है, उसमें क्या क्या है, मोल्स का रेशियो क्या है, मोल्स का परसेंटेज क्या है, वेट क्या है, वेट का परसेंटेज क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि नाम से ही पता है, मिक्सचर एनालिसिस, ठीक है। तो देरी ना करते हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और एक मिक्सचर कंसिडर करते हैं। देखो, ये हमारे पास में एक मिक्सचर कंसिडर किया है हमने,
ये एक मिक्सचर कंसिडर किया है हमने A प्लस बी का, और ये दोनों की दोनों कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं या नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है। ये मिक्सचर है हमारे पास में A और B का, A B ऐसे लिख देता हूँ। A और B का ये मिक्सचर है और ये दोनों की दोनों कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव है। अब ये जो मिक्सचर हमने लिया है, इस मिक्सचर में सब्सटेंस A है और B है। A और B का मास भी कुछ गिवन होगा, मोलर मास भी कुछ होगा, और हमारे पास में इसका वेट भी कुछ कंसीडर करना ही पड़ेगा, तब जा करके हम इसके बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो ये दोनों ही गैसें जो हैं A और B हमने कंसीडर करी है, नॉन रिएक्टिव हैं। अगर रिएक्टिव हो गई तो ये आपस में रिएक्शन करके पता नहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन सा सब्सटेंस बना लेगी, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इस मिक्सचर में हमने क्या कंसीडर किया है, नॉन रिएक्टिव कंसीडर किया है। तो देखो बेटा, ये A है, B है। A के लिए जो मैंने मास कंसीडर किया है वो है हमारे पास में WA। A का मास कितना कंसीडर किया है, WA, और B का जो मास कंसीडर किया है वो कितना है, WB। ऐसे ही A का मोलर मास यदि मैं बात करूं तो A का मोलर मास है हमारे पास में Ma, और B का मोलर मास है हमारे पास में Mb। ठीक है। ऐसे ही यदि इसके मोल की बात करूं तो इसका मोल हो जाएगा हमारे पास में Na, और इसका मोल मान लिया मैंने Nb। ये उसके कुछ वेरिएबल्स है जो हमने कंसिडर किए हैं। इस A जो गैस है उसका मास हमने WA माना है, B जो गैस है उसका मास हमने WB माना है, A जो गैस है उसका मोलर मास हमने Ma माना है, B जो गैस है उसका मोलर मास हमने Mb माना है, A जो गैस है उसके मोल हमने Na माने हैं, B जो गैस है उसके मोल हमने क्या माने हैं, Nb माने हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो Na को हम ऐसे लिख सकते हैं, Na इज टू WA अपॉन Ma। ऐसे ही Nb को हम लिख सकते हैं WB अपॉन Mb। हाँ या ना? ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो देखो अब मिक्सचर के बारे में क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस मिक्सचर में A का कितना परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ मास। अगर A के मास का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल्स टू मास ऑफ A अपॉन टोटल मास। और टोटल मास किस किस का, जो इस मिक्सचर में रखा हुआ है, और मिक्सचर में कौन कौन है, A और B है, और परसेंटेज का 100। तो इसको लिख सकते हैं WA परसेंटेज मास ऑफ A। मास ऑफ A कितना है, WA परसेंटेज इज इक्वल्स टू WA अपॉन WA प्लस WB, और परसेंटेज का 100। तो ये आ गया हमारे पास में A का मास परसेंटेज। ये क्या है बेटा, A का मास परसेंटेज। सिमिलरली यदि हम ऐसे ही बात करें B के मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज ऑफ B इज इक्वल्स टू WB अपॉन WA प्लस WB और इंटू 100। यदि B का मास परसेंटेज निकालना है तो B का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास में मास परसेंटेज। A का मास परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिया कि इस मिक्सचर में A का कितना परसेंटेज मास है और इस मिक्सचर में B का कितना परसेंटेज मास है। ऐसे ही यदि मैं मोल परसेंटेज की बात करूं, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ऐसे ही यदि मैं A और B के मोल परसेंटेज के बारे में बात करूं तो पहले लिखें मोल परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A, मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल मिक्सचर के और इंटू 100। ठीक है। तो A के मोल कितने, Na परसेंटेज क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb और इंटू 100। ठीक है। तो ये मोल परसेंटेज है किसका, A का। ये मोल परसेंटेज किसका है बेटा, A का है। ऐसे ही यदि हम बात करें मोल परसेंटेज ऑफ B, तो Nb परसेंटेज इज इक्वल्स टू Nb अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb और इंटू 100। तो ये मोल परसेंटेज किसके हैं, B के हैं। जैसा कि आपको पता है हेडिंग ही हमारा मिक्सचर एनालिसिस है, तो मिक्सचर में हम A का परसेंटेज निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मोल। ठीक है। तो हमने यहाँ पर मास परसेंटेज निकाल लिया है और मोल परसेंटेज भी निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है बेटा, एक टर्म आता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर। मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ ध्यान देना बेटा। इस मिक्सचर के यदि हमारे पास में Na प्लस Nb मोल है मिक्सचर के,
मोल ऑफ मिक्सचर, मोल ऑफ मिक्सचर। तो उसका वेट कितना है, मिक्सचर में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, टोटल मोल है Na प्लस Nb, और इस मिक्सचर में ए और बी का टोटल वेट कितना है, Wa प्लस Wb। तो इतने मोल का वेट कितना है, Wa प्लस Wb। इतने मोल का वेट कितना है, Wa प्लस Wb। ठीक है, एक सेकेंड, Wa प्लस Wb। तो ऐसे ही आगे चले देखो, तो चूंकि लगा के लिख लेते हैं, इसलिए एक मोल मिक्सचर हो जाए, एक मोल मिक्सचर यदि मेरे पास में हो जाएगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा, Wa प्लस Wb अपॉन Na प्लस Nb। और एक मोल का मिक्सचर, जो एक मोल यदि मेरे पास में कोई भी सब्सटेंस है तो उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। मोलर मास तो इसलिए बोल सकता हूं मैं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर वो आ गया मेरे पास में Wa प्लस Wb अपॉन Na प्लस Nb, है ना। और मोलर मास ऑफ मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम मिक्सचर से। तो यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला आ गया एम मिक्सचर इज इक्वल टू Wa प्लस Wb अपॉन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। तो इस प्रकार से यदि कोई भी मिक्सचर दिया हुआ है तो उस मिक्सचर का मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी मिक्सचर यदि हमें गिवन है तो उसका मोलर मास भी हम मिक्सचर के मोलर मास भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बेटा पीछे एक बार एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ये हमारे पास में मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ए का मास है Wa, बी का मास है Wb। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल मास वो हो जाएगा हमारे पास में Wt, और वो हो जाएगा Wa प्लस Wb, हाँ या ना। ऐसे ही इस A का मोल है Na, B का मोल है Nb, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल N टोटल बराबर हो जाएगा Na प्लस Nb। तो इस मिक्सचर का टोटल मास तो Wt है, Wa प्लस Wb, और इस मिक्सचर का टोटल मोल है Nt, वो है Na प्लस Nb। तो आगे देखो जो फॉर्मूला मैंने जनरेट किया है उसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एम मिक्सचर बराबर W टोटल अपॉन N टोटल, W टोटल अपॉन N टोटल। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये मिक्सचर एनालिसिस भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये मिक्सचर एनालिसिस का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता लेकिन क्वेश्चंस में यूज होता है। तो हमें मिक्सचर का कंपोजिशन का परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये मिक्सचर के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ आपको। मिक्सचर एनालिसिस का मतलब है मिक्सचर के बारे में अध्ययन करना, और मिक्सचर हमने कंसीडर किया है ए और बी का, जिसमें ए के कुछ वेरिएबल्स हमने कंसीडर किए हैं, बी के कुछ वेरिएबल्स हमने कंसीडर किए हैं। ए का मास Wa, बी का मास Wb, मोलर मास ये हमने कंसीडर किए हैं। ठीक है, हाँ या ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर हमने देखो मिक्सचर का अध्ययन की बात करें तो मिक्सचर में ए का मास परसेंटेज कितना है, बी का मास परसेंटेज कितना है, ए का मोल परसेंटेज कितना है, बी का मोल परसेंटेज कितना है, ये कैलकुलेट किया है। तो ए का मास परसेंटेज कैलकुलेट किया तो ए का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो ए का मास अपॉन टोटल मास क्या है, Wa प्लस Wb, है ना, और इंटू 100। ऐसे ही मैंने बी का कैलकुलेट किया है, ऐसे ही फिर हमने मोल परसेंटेज कैलकुलेट किया है। समझ में आई बात, हाँ या ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो हमने ये एम मिक्सचर कैलकुलेट किया है, इस एम मिक्सचर को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से केस बना सकते हैं। वो केस हम नेक्स्ट लेक्चर में या अभी कर लेते हैं, चलो ठीक है अभी कर लेते हैं। हमें स्लाइड खाली करनी पड़ेगी एक, वो केसेस बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप तो इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले ही रहे हो, साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, ये सारे लेक्चर्स हैं जो वीडियो में चैनल पे आएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुँचाएं। ठीक है,
धन्यवाद बेटा, थैंक यू।